लॉरेंस बिश्नोई जिस अधिकारी के कदमों में जा गिरा, मुन्ना बजरंगी ने जिसे दी थी खुलेआम धमकी, जहां पर अफजल गुरु, यासीन मलिक और लॉरेंस बिश्नोई रहा कैद। तिहाड़ जेल में गैंगवार, सेक्स और भ्रष्टाचार की इनसाइड स्टोरी। देश के सबसे सुरक्षित जेल में शुमार तिहाड़ जेल की ऐसी कहानी आपको सुनाते हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। कैसे जेल के भीतर मोबाइल, ड्रग्स और हथियार पहुंचते थे। जिस जेल में देश का सबसे बड़ा डॉन लॉरेंस बिश्नोई पहुंचा तो क्या हुआ, लॉरेंस ने जेल के अंदर क्या डिमांड की, आखिर क्यों लॉरेंस अधिकारियों के कदमों में जा गिरा, कैसे जेल के भीतर होता था गैंगवार, तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया का सनसनीखेज मर्डर कैसे हुआ, निर्भया गैंगरेप का आरोपी राम सिंह ने कैसे फांसी लगा ली, किस कैदी ने अपने पेट में 5 फोन रखे थे, कैसे फूलन देवी की हत्या का आरोपी शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से भागने में कामयाब हुआ, और जेल के भीतर भी कैसे होता है सेक्स। ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ आज वो अधिकारी है जिन्होंने तिहाड़ जेल में 34 साल की सेवा दी। एडिशनल एसपी अजय भाटिया से सुनिए तिहाड़ जेल पर अब तक का सबसे सनसनीखेज खुलासा। अभिषेक पांडे के साथ देखिए एक खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नव उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। तिहाड़ जेल देश की सबसे सुरक्षित और महफूज जेल कही जाती है, लेकिन तिहाड़ जेल की आज हम आपको तमाम ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो कि इनसाइड स्टोरी कही जाती है, जिसके बारे में आम लोगों को बहुत कम जानकारी है। तिहाड़ जेल वो जेल है जहां पर लॉरेंस बिश्नोई जैसा जो गैंगस्टर है, जो देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, वो भी यहां पर कैद रहा। इसके अलावा अफजल गुरु, यासीन भटकल, यासीन मलिक जैसे गैंगस्टर, टिल्लू ताजपुरिया जैसे गैंगस्टर भी इसी जेल के भीतर रहे। और अगर राजनेताओं की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल, पी चिदंबरम, लालू यादव, ए राजा, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम ऐसे नाम हैं, सुरेश कलमाड़ी, जो इस जेल के भीतर कैदी के रूप में रहे हैं, जिस पर आज हमारे जो खास मेहमान हैं, जो कि एडिशनल एसपी के पद पर रह चुके हैं और करीब 34 साल तिहाड़ जेल के भीतर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हम बात कर रहे हैं अजय भाटिया जी की। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम आपका नव उत्तर प्रदेश में। अभिषेक जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने एक्सपीरियंस जो रहे जेल के, वो आपसे और सब लोगों से साझा कर सकूं। और बिल्कुल सर, देखिए आपका अनुभव किरण बेदी के जमाने के समय का है। किरण बेदी के जमाने से आप जेल में सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारे लिए खुशी की बात है कि आज आप हमसे जुड़े हैं। सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हॉट टॉक है लॉरेंस बिश्नोई जब उस जेल में आया तो आपसे भी उसका आमना सामना हुआ। हमने ये भी सुना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने आपके पैर तक छुए हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, क्या थी कहानी, कैसे आपका आमना सामना हुआ, क्या बातचीत हुई। लॉरेंस बिश्नोई जब जेल के भीतर आया तो बाकी कैदियों की क्या हालत थी? अभिषेक जी, ऐसा है कि करीब शायद 2021 या 22 की बात है। मैं 22 की रहे के बीच में, तो मैं उस दिन अपने ऑफिस में ड्यूटी पर था। तो माय बॉस आस्क्ड मी के सुपरडेंट के ये लॉरेंस आने वाला है। तो आई वाज सपोज के कहीं गुड़गांव से या किसी और जेल से आते होंगे। आई वाज नॉट टोटली अवेयर अबाउट, बस नाम सुना था कि लॉरेंस टाइप का है। देन आई रियली सरप्राइज्ड टू केम टू नो कि पड़ोस वाली जेल से ही आ रहा था। और वहां आने से पहले देन आई गॉट सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आ तो रहा है, मगर यहाँ इसके एंटी गैंग बहुत सारे लोग हैं उस वार्ड में, हाई सिक्योरिटी वार्ड में जो रखने के लिए, एंड और भी बहुत सारे रीजंस थे। तो द ऑफिसर कंसर्न जो थे, उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, आप देख लीजिएगा। और आई कॉल्ड हिम इन माय ऑफिस कि भाई देखो, जो समस्या है वो तो अब देखना पड़ेगा सिक्योरिटी रीजन से। तो व्हेन आई गिवन द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफिसर के आई गॉट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ऑफिसर, देन ही सेज के जी वो मेरे बड़े भाई हैं। तो आई सेड के वो मेरे लिए तो मेरे छोटे ब्रदर की तरह हैं और छोटे ब्रदर ही की तरह रहेंगे, क्योंकि एज फैक्टर और वैसे भी जो मान सम्मान दे रहे थे। और बाद में वो पुलिस ऑफिसर बकायदा मिलने आए और उन्होंने प्रॉपरली उसको ब्रीफ किया कि देखो आराम से रहना, थोड़ा सेंसिटिव जेल है। तो वहां से देन ही स्टार्टेड कि सर अगर ये आपके बड़े भाई हैं तो फिर मेरे लिए भी हैं, एंड ही ओपनली स्टार्टेड टचिंग फीट्स। तो देन आई रिफ्यूज कि मैंने कहा नहीं, ये सब चीजें जॉब में अच्छा नहीं लगता है, ये ना किया जाए। बट
लेटर आई फील के उसके इस गुड बिहेवियर से और उसके एक्ट से जेल को एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में रखने में मुझे मदद मिली कि सभी गैंगस्टर्स को दूसरों को ये मैसेज गया कि भाई अगर लॉरेंस रिस्पेक्ट पे कर रहा है तो मींस ऑफिसर इज हैविंग सम रिगार्ड, तो वो दूसरे हाई सिक्योरिटी गैंगस्टर से भी और दूसरे जो छुटपैया जो लड़ने में ज्यादा जोश रखते थे उन तक सबको मैसेज गया कि दे हैव टू कीप पीस इन जेल। बिल्कुल, वो सभी अपराधी ठंडे पड़ गए होंगे। सर ये बताइए, तमाम कैदियों को हम देखते हैं कि एक साथ एक सेल में रखा जाता है, लॉरेंस जब वहां पहुंचा तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक सेल थी? नहीं, देखिए वो तो हाई सिक्योरिटी वार्ड था, बहुत सेंसिटिव और हाई सिक्योरिटी रीजन रहा, उसको बहुत सेंसिटिवली अंदर ट्रांसफर किया गया और आज भी बहुत प्रोटेक्शन उसके साथ रखी जाती है सिक्योरिटी के, जो तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के हैं जो भी हैं। और उस टाइम जो वार्ड था वो हाई सिक्योरिटी वार्ड, वो आज भी वही है, 3 नंबर जेल जिससे कि ये गैलस वगैरह सब अटैच है। तो वहां पे एंटी दूसरे गैंग के लोग भी ज्यादा थे, बेसिकली ज्यादा थे। तो ये था कि भाई कहीं ना कहीं कोई भी इसी ताक में हो सकता है कि कोई किसी दूसरे गैंग के लिए अटैक कर दे या कुछ और भी रीजन कर दे, तो वहां पे सेंसिटिवनेस थोड़ा ज्यादा थी उस टाइम। जी बिल्कुल। सर हम बात करेंगे 2004 वाले केस के। शेर सिंह राणा फूलन देवी की हत्या के आरोप में वो वहां पर कैद हुआ था और फरार भी होने में सफल हो गया। इतनी हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर कैसे ये संभव हो पाया? अगर आपको वो वाकया याद हो तो बताएं। मैं हेडक्वार्टर पे था उस टाइम और मैं यही कहूंगा कि एक अच्छे दिमाग का उसने इस्तेमाल किया और हमारे सिस्टम में जो खामी थी, बहुत बड़ी खामी थी कि हम ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई बाहर से कोई भी पुलिस वाला स्टेट से, यूपी से, बिहार से कोई पुलिस वाले या किसी को लेने आए हैं तो मींस के भाई हाँ, हमें पहले इन्फॉर्म होता था कि आज इसकी इस कोर्ट में जाना है, डेट है और वो पुलिस वाले आएंगे। हाँ, ये एक चूक जरूर रही कि उस टाइम हमने प्रॉपर गार्ड का वेरिफिकेशन नहीं किया, एडवांस में जो इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए थी उनकी वो नहीं हुई और इस चीज का बहुत ही उसने मेन्यूटली स्टडी किया और इसका फायदा उठाते, और बस वो उसकी किस्मत थी कि वो अपने फेक पुलिस ऑफिसर्स के साथ जो निकला तो पता चला कि ओरिजिनल पुलिस वाले जो यूपी के थे वो 5 मिनट बाद ही आ गए और देन ऑल ऑफ सडन ये जो केस था वो एक्सपोज हो गया कि भाई वो शेर सिंह राणा जो है वो इस तरीके से एक धोखा करके निकल गया। बिल्कुल, शेर सिंह राणा सफलतापूर्वक वहां से फरार होने में कामयाब हो पाया। हालांकि बात थोड़ी पुरानी है, 1986 की चार्ल्स शोभराज भी भागने में सफल हो पाया था, सीरियल किलर था। लेकिन जैसा हमने शोले फिल्म में देखा था कि भाई असरानी जी कहते हैं हमारी जेल में सुरंग, तो सुरंग भी बना करके 2 कैदी साल 2015 में भागने में कामयाब हो पाए। वो वाकया बताएं, कैसे सुरंग बनाने में सफल हो पाए? क्या इसकी भनक जेल प्रशासन को नहीं लग पाई? 15 का ऐसा कोई एपिसोड नहीं है। जब मैं आया तब 91 में मैंने जब ज्वाइन किया ना अभिषेक जी, तब उस टाइम जेल के हालात बहुत ही दलदल भरे थे, बहुत ज्यादा। मतलब आपको मैं बताऊं तो चारों तरफ गंदगी के ढेर रहते थे, मलबा निकलता नहीं था, सीवर सब चौक थे, पानी की समस्या रहती थी, खाना बहुत ही हल्के तरीके से और घटिया से बनाया जाता था, मतलब कि आप देख नहीं सकते थे उन हालात को। तो वहां से आके चेंज करने का जो सारा उस माहौल को, मतलब इवन तक मैंने 91 में ज्वाइन किया तो मैं कुछ अपने कुलीग्स को उस टाइम कहता था कि यार जो खाली बैठे हैं हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कम से कम इनको एक कॉपी पेंसिल ही दे दें तो कुछ पढ़ तो लेंगे। तो देन माय कुलीग सेज के नहीं, हमें अलाउड नहीं है इनको कॉपी पेंसिल भी देना। तो वहां से बट थैंक्स टू एंड बिग हेड्स ऑफ टू किरण बेदी मैम के उन्होंने आते ही 92 में जो एकदम से बिल्कुल एक नई टीम क्रिएट करी, जोश दिया और सब कुछ धीरे धीरे उन्होंने बदला। ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट का और हमारे जो ऑफिसर्स थे उनका बहुत सहयोग रहा। जो कुछ गलत भी कर रहे थे तो उन्होंने खुल के बताया कि हाँ, हमसे पीछे ऐसे गलतियां हुई हैं और आगे हम नहीं करेंगे। और यही तो तिहाड़ जेल का एक विजन है कि रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन,
इसी के ऊपर सभी जेलें पूरे देश की काम करती हैं। कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है, किसी के पास सुविधाएं ज्यादा हैं। हाँ, तिहाड़ इज ए बेबी विद सिल्वर स्पून, तो दिल्ली में है और केंद्र सरकार की बड़ी पैनी नजर और सब सुविधाएं उन पे देने में समय समय पे रहती हैं। तो हाँ, फिर उस हिसाब से प्रशासन पे दबाव भी रहता है कि कुछ भी बड़े बड़े जिनके आपने नाम लिए या और भी बड़े बड़े चंद्रा स्वामी जैसे भी लोग रहे यहाँ पे, और उस टाइम में बहुत भी थे, मतलब तो अफजल गुरु जब वहां पर भीतर था तो किस तरह का माहौल था? यासीन भटकल वहां पर, यासीन मलिक जैसे अपराधी और आतंकवादी भी वहां पर कैद रहे, उस समय क्या माहौल था तिहाड़ जेल का? नहीं, देखो सेंसिटिव जेल थी और वो भी 3 नंबर में ही थे जहां आप लॉरेंस की बात कर रहे हैं, वो भी उसी जेल में रखे जाते थे। और वो जेल शुरू से क्योंकि फांसी कोटी के साथ में है, तो वो एक जो वार्ड है वहां जो है ना, वो थोड़ा सा उन्हीं लोगों को, धुरंधर लोगों को रखा जाता था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक या थोड़े डेस्परेट हैं। उन लोगों को और ये था कि भी 24 घंटे उन पे नजर रखनी है और उनको किसी तरह का मूवमेंट नहीं करने देना, और बहुत ज्यादा सेंसिटिवली उन चीजों को करना पड़ता था। अंडा सेल के बारे में भी हम लोग सुनते रहते हैं मीडिया में, क्या ऐसी कोई अंडा सेल भी होती है वहां पर? नहीं, अंडा सेल कम से कम दिल्ली में तो नहीं है भाई। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में या कहीं और किसी स्टेट में होंगी, मुझे आइडिया नहीं है। मगर हमारे यहाँ पे 3 लेयर है। एक जर्नल वार्ड हो गए, तो जर्नल वार्ड में अगर किसी ने खुराफात करी, कोई शरारत करी, तो हम उसको निकाल के सेपरेट कर देते हैं कि सेपरेट वार्ड हो गया। अब वहां की भी पॉपुलेशन थोड़ी सी कम होती है, मगर वहां सारे वो होते हैं जो खुराफाती ही होते हैं। मगर बिल्कुल सर, आपने इतनी सिक्योरिटी की बात की, लेकिन आप देखिए ना कि चम्मच से, ब्लेड से, फोन, सभी तमाम चीजें अंदर भीतर चली जा रही, तमाम चाकू हथियार तक भी लोग बना लेते हैं। तो जब ये तमाम गतिविधियां होती हैं एक दूसरे पर हमला करने के लिए, तो उस वक्त जेल प्रशासन की नजर नहीं जाती इन हरकतों पर? देखिए, कैमरे तो राउंड द क्लॉक लगे हुए हैं, मगर उनको भी पता है कि हम कैमरे की जद में हैं, और इसीलिए वो टॉयलेट्स के अंदर बैठ के, बाथरूम्स के अंदर बैठ के उसको ऑड आवर्स में ऐसे चम्मचों को या कुछ भी उनको लोहे का मिल जाए, कुछ भी, आप हैरान रह जाएंगे कि बल्कि ये देखिए, मैं आपको ये पेन दिखाऊं, इस पेन को भी वो सुआ बना लेते थे कि इधर से इसकी पेन की रिफिल निकाल दिया और इसकी जगह एक एल्युमिनियम का या लोहे का कोई रॉड डाल दिया, पतला सा पेन बन गया। और जब जरूरत पड़ी तो इसको इस तरीके से यूज किया, क्योंकि आगे से उसका टिप बहुत देखा होता था। तो देखिए, हथियार बनाने के लिए तो वहां इन्वेंशंस एक से एक, कहते हैं ना, जरूरत आविष्कार की जननी है। तो वहां बहुत सारी चीजें ऐसे निकलती हैं कि हम खुद हैरान होते हैं कि उनको अपना मकसद कैसे भी पूरा करना है। क्योंकि वॉर सबसे बड़ी चीज वहां पे, जो गैंग वॉर है या जो चीजें हैं, वो है कि तंबाकू कैसे रहेगा, मेरा तंबाकू चलेगा या किसी और का तंबाकू चलेगा, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। गैंग वार का आप जिक्र कर रहे हैं, टिल्लू ताजपुरिया का जो मर्डर हुआ था सनसनीखेज तिहाड़ जेल के भीतर, गोगी गैंग ने किया था, इसमें दीपक तीतर आदि का भी नाम आया। तो उस समय आप वहीं पर तैनात थे, उसके पहले क्या कोई भनक लग रही थी आपको कि इन गैंग के बीच क्लैशेस चल रहा है, इनको अलग थलग रखा जा सकता है? मैं एज ए ऑफिसर मैं ये मानूंगा कि हमारा जो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम था वो कहीं से फेल हुआ। हमें इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी कि हमारा जो वाटर स्टाफ राउंड दी क्लॉक 24 घंटे वहां रहता है, और चीजें जो सिक्योरिटी, खासकर जो ऊपर से ग्रिल टूटा, देखिए उनका कैमरा सब चीजें थी, फिर भी ग्रिल कैसे कब काटा गया वो चीजें हमने नहीं देखी। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट की वजह से इट्स ए बिग फेलियर बेसिकली। बिग फेलियर तो है, लेकिन क्या सिस्टम का कोई अधिकारी, क्या सिस्टम के जेल के भीतर के लोग इसमें शामिल होते हैं? तभी इतना साहस, दुस्साहस होता है कि भाई हम जेल के भीतर रह के ही किसी दूसरे कैदी का मर्डर कर सकते हैं, गैंगवार कर सकते हैं। आप मेरे को पहले को कह रहे हैं तो मैं बताऊंगा। देखिए, ऑनेस्टली मैंने जो पिछले 5 साल में फेस किया, देखा तो था। जब आए थे, गए थे 91 में, तब ये नहीं थी, भ्रष्टाचार नहीं था, करप्शन नहीं था, मगर नीचे के लेवल पे था। ऊपर के ऑफिसर्स उसको कम करने को या रोकने का प्रयास ज्यादा करते थे।
अब जब बाढ़ ही खेत को खाने लगेगी और ऊपर बैठे ऑफिसर्स वो काम करने लगेंगे जो नीचे वाले सिपाही और हेड कांस्टेबल या एएस ऑफिसर रैंक के, छोटे रैंक के ऑफिसर करते हैं, तो फिर उनको कौन रोकेगा बताइए। तो बिल्कुल, यानी आपका कहना है कि ऑफिसर इसमें मिली भगत होती थी तभी ये संभव हो पा रहा है तिहाड़ जेल के भीतर। मैं क्या कह रहा हूं कि नेक्सस फॉर करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। मैं तो इसके ऊपर बहुत सफर किया क्योंकि मैं बोला सी। आज भी अभी आधा घंटा पहले भी मैंने अपने ऑफिस से पूछा, मैं जेल नंबर 11 से जब रिटायर हुआ, कि भाई मुझे बताया जाए कि मुझे मेरे जो इतने बिल थे और ये सब चीजें पेंडिंग थी वो क्यों नहीं क्लियर हुई। 2024 से मेरे जो चीजें थी, मेरे जो ड्यू, किस तरह का करप्शन अंदर आप देखते थे, किस तरह का करप्शन आपकी आंखों के सामने होता था? आप किस चीज का चाहेंगे बताइए। आप सब तरह के, आपको कोई भी सुविधा चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके लिए आपको हर चीज में आपको एक ही बात है कि आप सुविधाएं चाहते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। Nowadays I can say bluntly के जेल कम, जुडिशियल कस्टडी कम, पेड गेस्ट हाउस ज्यादा है। पेड गेस्ट हाउस, यानी कि उसके भीतर तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जाती थी, मोबाइल फोन्स कराई जाती हैं, अभी भी हो जाती हैं। आप अगर कोई ठीक ठाक है, कोई पर्टिकुलर एक जेल के हैं जिसके लिए कि मैं कहूँ, मैं तो कह दूंगा जेल नंबर 7 है, वो तो मतलब वहां पे कुछ ही ऑफिसर्स को पिछले 3-4 साल से ठेका दिया हुआ है कि भैया वहां कुछ भी हो जाए, कोई उसको नहीं देखता, ऊपर वाला कोई उनको बदलने का नहीं है। क्या पूरे प्रशासन, तिहाड़ प्रशासन में सिर्फ एक ही ऑफिसर या 2 ही ऑफिसर हैं जो 7 नंबर जेल को चला सकते हैं, सालों तक चलाएंगे? कोई ट्रांसफर नहीं है, कोई पोस्टिंग नहीं है और कोई प्रमोशन भी नहीं है। सीधी इस तरह का करप्शन था। लॉरेंस बिश्नोई जब वहां पर आया तो उसको भी कुछ सुविधाएं मुहैया कराई गई कि इतना बड़ा गैंगस्टर है, कुछ सुविधाएं उसको दी जाए? वो सब अपने आप अरेंज कर लेते थे। मतलब ये सुविधाएं जेल मैनुअल के हिसाब से थी या उसका वायलेशन था? ये वायलेशन है। तब तक आप सुविधाएं किसी को कुछ दे रहे हो, आप उनकी चीजें वो मांग रहे हैं गैंगस्टर, तो डेफिनेटली क्या मांगता था लॉरेंस, क्या मांगता था, क्या डिमांड थी सर उनकी? लॉरेंस को तो वो मैं आपको फिर बताऊंगा कि जब मैं उससे मिला तो वो शनिवार था, तो मैंने उससे पूछा कि भैया चाय पियोगे या पानी लोगे, तो ही टोल्ड मी कि सर आज शनिवार है, मेरा फास्ट रहता है, मंगल और शनिवार को मैं हनुमान जी का भक्त हूं तो मैं फास्ट रखता हूँ, ठीक है। 24 घंटे लंगोट पहनता है और सुंदरकांड आप हैरान रह जाएंगी कि वो रोज सुबह उठ के 4 बजे पढ़ता है। पहले एक्सरसाइज जेल में ही पढ़ता है या बाहर भी पढ़ता है? वो तो क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है जी। जो मैंने देखिए, हम अंदर के कंडक्ट की बात करते हैं और बाकी के अपने कर्म है। आप अपने प्रोफेशन में है, वो अपने प्रोफेशन में है। आपको कहें कि आज अपना प्रोफेशन छोड़ के किसी और काम में आ जाइए, नहीं आएंगे। और रावण नहीं होगा तो राम की भी जय कैसे हो। बिल्कुल। एक और वाकया मुझे याद आ रहा है, जब जेल के भीतर फोन लेकर के कैदी पेट के भीतर चला गया था, तो ये क्या वाकया है? आखिर फोन जो है वो पेट के भीतर ले जा करके क्या करना चाहता था कैदी, क्या था वो वाकया, पूरा बताएंगे। भाई दिक्कत ये है कि गरीब कैदियों को भी तो वहां रहने की जगह चाहिए, सुविधा चाहिए। उसके पास पैसे नहीं है, केस लड़ना है, वकील पैसे मांगता है, घर वाले पैसे मांगते हैं, कहां से कमाए? तो उसके पास यही है कि कैरियर बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो कुछ भी है, जैसे चरस है, तंबाकू है, तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक आदमी ऐसा भी था जो पेट में 4-4, 5-5 फोन या बॉडी कैविटी में 2-2 फोन लगा के ले जाते हैं। वो चाहे बाद में अलग है कि उनके फिर हमें उनके ऑपरेशंस कराने पड़ते हैं बॉडी पार्ट्स के, और सब चीजें जो है वो मतलब इतनी खुल जाते हैं चीजें। और ये छोटे छोटे फोन आ गए हैं, 1000 रुपए के चाइनीज, इतनी फिंगर तक के, आराम से बॉडी पार्ट्स में एक टाइम में 2 फोन भी चले जाते हैं। और कुछ हम लोगों की आपस में एक लापरवाही भी ज्यादा रहती है, या मिली भगत भी, मैं कहूँगा मिली भगत रहती है, लापरवाही रहती है। लेकिन शरीर के भीतर कोई चीज अगर छुपा के कोई कैदी ले जा रहा है तो क्या वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन तो होती नहीं होगी कि उस समय उसकी बारीकी से जांच की जाए? ऐसा कोई सुविधा है? मैंने आपको कहा ना, मिली भगत रहती है और लापरवाही रहती है। तो बिल्कुल आप करप्शन की बात कर रहे हैं, जेल के भीतर तमाम तरह के करप्शन होते हैं। आप कहते हैं, अच्छा पहले कैदियों का हमें स्केड्यूल बता दें कि सुबह कितने बजे कैदी उठता है, क्या क्या उसकी दिनचर्या में शामिल होता है, कितने घंटे वो काम करता है, किस तरह के काम उनको कराए जाते हैं, दिनचर्या आप बताएं, कब वो वापस सेल के भीतर छोड़ दिया जाता है? अभिषेक जी, ऐसा है कि जेल तो रोज बिल्कुल सिंपल फैक्ट है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सूरज उगने से खुलती है और सूरज ढलने तक बंद हो जाती है।
वो बात अलग है कि सूरज ढलने के बाद हम रात को 9 बजे तक 10 बजे तक क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस है कि जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं हम सेम डे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरी स्टेट्स का मुझे नहीं पता कि वो कोई है कि 5 बजे बंद कर देते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर आएंगे तो हम सुबह उनको एग्जीक्यूट करेंगे, वो चीजें रहती हैं। तो यहाँ सुबह जब आदमी 5 साढ़े 5 बजे जेल खुलती है तो उनको सबसे पहले गर्मा गर्म चाय और पोहा या खिचड़ी या दलिया जो भी रहता है वो अवेलेबल रहता है, आप बतौर नाश्ता ले सकते हैं। उसके बाद 10:30 बजे आप देखिए कि उनको जो है वो लंच मिल जाता है जिसमें 6 रोटी 6 होगी या 5 होगी, साइज के ऊपर डिपेंड करता है। एक दाल रहेगी और एक सब्जी रहेगी, और जो रोटी नहीं खाते हैं, जो राइस ईटर हैं, तो उनको उतने ही एवज का रोटी के मुकाबले का चावल दे देंगे। ये हो गया। और शाम को 3-3:30 बजे फिर से उनको चाय दी जाती है, 1 कप चाय, और साथ में 3 या 4 उनकी न्यूट्रिशन डाइट के हिसाब से जो बिस्किट है हमारी फैक्ट्री के बने हुए वो रहते हैं। और शाम को 5:30 बजे हम उनको फिर से ताजा खाना बना के देते हैं जिसमें कि वही रोटी, एक नई दाल, एक नई सब्जी, ये सब चीजें रहती हैं। और अमूमन 7 साढ़े 7 बजे तक हम जेल जो है वो बंद कर देते हैं। बट उसके बाद क्योंकि रिहाई का प्रोसेस बहुत लंबा रहता है तो वो चीजें हैं। एक बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला था निर्भया गैंग रेप केस, उसे मैंने भी कवर किया था। उसमें जो गैंग रेप का आरोपी था राम सिंह, वो भी तिहाड़ जेल में बंद था, और कुछ महीनों के बाद हमने सुना कि उसने तिहाड़ जेल के भीतर आत्महत्या कर ली। तो उसके क्या इनसाइड स्टोरी है राम सिंह की, कैसा उसका जेल के भीतर कैरेक्टर रहा है, उस पर आप बताएं कुछ अगर। अभिषेक जी, एक होता है गिल्ट जो हम सबके शरीर में होता है भाई, ठीक है। अगर आप देखिए कि आप गाड़ी चला के जा रहे हैं और बाई चांस आपसे जानबूझ के या अनजाने में आपने कभी ग्रीन लाइट या रेड लाइट क्रॉस कर ली, और आपको किसी पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया, तो आपका जो सबसे पहले रीजन होता है कि आप सिर्फ एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे से गलती से हुआ नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं, या इधर का नहीं पता था, या येलो लाइट थी, मैं रेड निकला, रेड हो गई। बिकॉज कि वी नो कि हम तो गलती पे हैं, मगर अगर गलती मान लेंगे तो डेफिनेटली फिर फाइन होगा, ठीक है। तो वो इंस्टेड ऑफ के एक स्मॉल वर्ड कहना कि सॉरी गलती हो गई, गलती होते ही क्योंकि सामने वाला उसको आपको फाइन करेगा, तो फाइन अगर करेगा तो डेफिनेटली कि हम गलत है, गिल्ट हुआ। अजय जी, कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। राम सिंह जब फांसी लगा लिया तो जेल प्रशासन हड़कंप में आ गया होगा, सारे अधिकारी के हाथ पांव फूल गए होंगे। हमें थोड़ा वो मंजर बताएं जब राम सिंह की आत्महत्या की खबर सामने आई। जी, आपकी सोचिए कि जब उसने इतना हीनियस क्राइम किया तो उसका गिल्ट कितना बड़ा रहा होगा। ये जो अपराध करने के बाद अपराध, मानसिक प्रताड़ना, तो और जो कौन सी चीज जेल के भीतर उसको क्या मिल गया, कोई कपड़ा मिला, कैसे उसने आत्महत्या कर ली, कुछ बताएं ना। कि ये हमारी लापरवाही ही ज्यादा रहती है कि इन चीजों पे कि हम चीजों को जो कि राउंड दी क्लॉक चलना होता है, सिक्योरिटी रखना होता है, और हम उनको बहुत कैजुअल वे में ले जाते हैं। ये दिक्कतें होती है कि हमें उनकी मानसिकता पढ़नी है, उनको समझना है, और तभी तो उनको हमें कंट्रोल करना है। और ये चूक कैसे हुई, चूक कहाँ हुई, कब हुई, कुछ पता चला इसके बारे में? चूक के कारण तो देखिए ये है कि जो उस टाइम ऑफिसर्स थे वो रखे जाते थे, ऐसा भी नहीं कि वो खुले रहते थे, मगर देखिए जिसके मन में दिमाग होगा वो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ के वो अपना उसको एग्जीक्यूट करेगा, चाहे बाथरूम में जाके करे, चाहे टॉयलेट में करे, चाहे वो इवन तक अभी पीछे एक हाई सिक्योरिटी जेल में हुई कि किसी ने मजाक में बिल्कुल लेटे हुए ग्रिल पे अपने को गले में फांसी लगा ली, के कह दिया कि मैं फांसी लगा रहा हूं, और पता चला कि उसको झटका लगा और वो मजाक में उसकी डेथ हो गई और सुसाइड निकला। सुसाइड ही था, बड़ा एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर ने अभी ये पीछे कोई 6 या 8 महीने हुए उसमें उसका हुआ। तो हम कहीं ना कहीं पे, मैंने कहा ना, हमारी लापरवाही भी और हमारा एक जो है तो ध्यान भटकाने की कोशिश भी ज्यादा है। बिल्कुल, आपने बताया कि सुबह से शाम तक कैदी क्या करते हैं, कैसा उनको खाना खिलाया जाता है। कई ऐसे कैदी भी होते हैं जिन्हें जेल का खाना नहीं पसंद आता, तो क्या उनके लिए बाहर से भी खाना मंगाया जाता है? क्या वो पैसे पेमेंट करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, बाहर से क्यों मंगाना है? अरे अंदर ही कैदी ही सब काम कर रहे हैं, कैदी ही खाना बना रहे हैं, भाई लोग बैठे हैं अंदर। आपके कैंटीन में पनीर भी मिलता है, दूध भी मिलता है, दही भी मिलता है।
तो बाहर से मैंने खुद खाया है, तिहाड़ जेल की थाली मैंने खाई है कैंटीन में बैठ के, और ये कहा जाता है जो तिहाड़ जेल की कैंटीन की थाली खा लेता है उसे तिहाड़ जेल जाने की नौबत कभी नहीं आती। देखिए ये पंडितों का अपना एक वो है और उसमें टोटका है, ये तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग मिले जीवन में जिन्होंने कहा कि जी है, मगर आज भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत नहीं। आपको अच्छे अंदर सब्जी है, अंदर दाल है, आप पनीर बनवा दीजिए, और इससे ज्यादा और बढ़िया आप क्या चाहोगे बताओ। आप अगर कोई ठीक ठाक आदमी है तो वो 10 स्टाफ के लिए या 15 स्टाफ के लिए पनीर बनाएगा, 20 अपने लोगों के लिए बनेगा, तो बन गया पनीर। सब आराम से बैठ के खाओ, कौन शिकायत करेगा बताओ। तभी देखिए साहब, भूख प्यास नींद के अलावा भी एक फिजियोलॉजिकल नीड होती है सेक्स। क्या कैदी भीतर उनको लड़कियां सप्लाई की जाती हैं? क्या लड़कियां वहां पर मिल जाती हैं? क्या जो लेडी वार्ड होता है वहां पर स्वैपिंग टाइप की घटनाएं होती हैं? क्या होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप जेल के भीतर बनाए जाते हैं? मैं होमोसेक्सुअल्स की बात मैं एडमिट कर सकता हूं, मगर बाहर से लड़कियां आना, जेल में लेडीज का इधर जाना नेक्स्ट टू है 1% भी नहीं, -1% भी कभी किसी के दिमाग में नहीं आता। ठीक है। हाँ, आजकल 377 खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से ये कॉमन हो गया। पहले जरूर कुछ एक कंप्लेंट आती थी कि साहब इसने मेरे से जबरदस्ती की, कुछ की, तो हम ऑफ कोर्स पुलिस में केस देते थे, मेडिकल कराते थे और सब चीजें आइडेंटिफाई होती थी कि हुआ। अब उसके बाद आजकल माहौल बदल गया। अब कॉन्शियस एक आपस की रजामंदी से चीजें ज्यादा हो गई, और इसमें जो कमजोर है या गरीब है उसके लिए एक वे ऑफ लाइफ हो गया कि उसको किसी भाई के साथ रहना है, भाई जी के साथ में रहना है, उसका क्लोज बन के रहना है, खाना पीना है, सब देना है। तो वो चीजें अभी पता नहीं चलती हैं क्योंकि ये भी सब ऑफ द रिकॉर्ड कैमरे से है, मगर कहीं ना कहीं किसी हाव भाव से लोगों को पता चल जाता है। वो क्या होता है, जो करने वाला है वो खुद ही उसको डिफेम कर देता है कि ये तो अपना बच्चा है, ये है, वो है। तो धीरे धीरे बातें, अब देखिए प्रूफ तो नहीं निकलता, मगर चीजें दिखती जरूर है सीधी। लेकिन सेम चीज महिला प्रिजनर्स के साथ भी तो हो सकती है, उसकी भी जरूरतें हो सकती हैं। हमने देखा है कि ज्यादातर जो प्रिजनर्स हैं महिला, वो अपने पति की हत्या करके आई हैं या हत्या के जुर्म में कैद हैं, अब उनको जरूरत है शारीरिक, तो वो किस तरह से, महिला प्रिजनर्स को आप लोग किस तरह से हैंडल करते रहे अंदर? कितनी मुश्किल आती रही पुरुष के मुकाबले? पुरुष के मुकाबले महिला जेल को हैंडल करना बहुत टफ है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। पर हेड्स ऑफ टू अवर फीमेल ऑफिसर्स एंड स्टाफ, बहुत मुश्किलों से करते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि लेडीज जो फीमेल हैं वो एक है कि प्रेशर उतना नहीं झेल पाती हैं, जो दबाव है, मानसिक दबाव जो है वो है। और आपकी बात ये भी बिल्कुल सही है, ये मेरी भी स्टडी है कि जो अगर 750 के करीब महिलाएं 2 जेलों में बंद हैं, महिला जेलों में, उनमें से अधिकतर जो है वो अपने हस्बैंड के मर्डर केस में ही है। वो चाहे 30 साल की है या 80 साल की है, ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है। तो वो चीजों में कई बार ये आता है, मगर ऑनेस्टली लेडीज जेल के लिए कभी उधर ऐसा कुछ आया नहीं देखने में। बहुत चीजें रही, हालांकि दबाव इस बात का है कि वहां पे जो वो प्रेशर सारा दिन बोलती रहती हैं, ये मैं कब छूटूंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाहर बच्चों का क्या हो गया, मेरे माँ बाप को कौन देखेगा, मेरे ये रहा वो रहा। तो उनके जो अपने दूसरे मुद्दे हैं वो उनपे काफी हावी रहते हैं और वो दबाव रहता है। तो हेड्स ऑफ टू द लेडी ऑफिसर्स। कुछ तो हमारी बहुत बहुत मेहनती हैं, मतलब ऐसी होती हैं कि अगर कहीं बाहर जा रही हैं और कॉल आ गया तो वो अपना प्रोग्राम कैंसिल करके फैमिली को छोड़ के भी इमीडिएटली जेल में आकर खड़ी है। सर, आपका इतना लंबा टेन्योर रहा है, कभी किसी कैदी ने बोला आपको कि चल तुझे बाहर देख लूंगा, तुझसे निपट लूंगा, धमकी मिली है? बहुत थे। मेरे को याद आ रहा है 2012 की बात है, एक बड़े नोटेड यूपी के गैंगस्टर थे मुन्ना बजरंगी जी। तो हर कोई जानता है, हर कोई जानता है मुन्ना बजरंगी। हाँ, मुन्ना बजरंगी थे। तो गलती से वो भिड़ गए मेरे से, क्योंकि हाई सिक्योरिटी जेल में थे और वो कैसे ही मैनेज करके मेरे सीनियर ऑफिसर से, तो वो रोज जेल में घूमता रहता था। डॉक्टरों से मिलके उसने अपना मेडिकल रिकॉर्ड बना लिया, सब कुछ किया। अब सब मैंने कहा ना नेक्सस, तो उसमें मैं अकेला पड़ गया और एक मेरे ऑफिसर ने उनसे अच्छे खासा पैसा ले लिया और उसमें दोनों की तरफ से मुझे दबाव डाला गया कि अगर ये ऐसे नहीं मानता है
कि जो गलत काम करने को मुन्ना बजरंगी कहे और वो कहे कि जी मुझे आज ये सामान ले जाना है, आज मुझे वो ले जाना है, तो मैंने कहा भैया मैं नहीं ले जाने दूंगा, जो अधिकारी ऊपर बैठे। क्या डिमांड थी मुन्ना बजरंगी की, क्या ले जाना चाहते थे वो? कि मुझे फ्रूट लेके जाना है, मुझे जेल में सारा दिन घूमने दो, ये है वो है। कैदी जेल के अंदर एक हवालाती घूमता था और बोला कि जी देखो मैं यहाँ से, जहां भी वो रहता था मुन्ना बजरंगी, यूपी का जहां भी था, तो बोला जी हमारे तो 10 किलोमीटर पहले से ही ट्रेन में लोग चढ़ जाते हैं, ये है वो है। तो उसने हालांकि एक बार ना मेरी कंप्लेंट डाल दी 2012 में कोर्ट में कि जी मेरे से इन्होंने 50,000 मांगे। अब नेचुरल होता है कि भाई आप दबाव में आ जाएंगे, स्टाफ है बैठे हैं, सब चीजें हैं। तो मुझे एक रास्ता नजर आया, मैंने उसको यही कहा, एक दिन बुलाया उसको, वो घूमता रहता था डर के ये डर गए, अब मेरे से कंप्लेंट कर दी है मैंने तो मुझे बुलाएंगे, कंप्रोमाइज करेंगे। तो मैंने मुन्ना को कहा, मैंने कहा सुन यार इधर आ, देख मुझे नहीं पता तेरी इज्जत है या नहीं है, क्या है मैं नहीं जानता तुमको, ठीक है, मगर मेरी बहुत रेपुटेशन है भाई, सीधी सी बात है, और समाज में भी और परिवार में भी और यहाँ पे भी। ये क्या छोटी छोटी बातों पे लिखते हो कि 50,000 मांगे 50,000। मैंने कहा स्टेटस तो देख यार, अगर लिखता इसमें 1 0 फालतू लिखता, 5 लाख लिखता, 50 लाख लिखता, तो हमें लगता कि यार किसी तूने कोई स्टेटस की बात करी, 50,000 जैसी चीजें लिखते हो। तो ही मानिए बहुत शर्मिंदा हुआ। और उसके बाद वो ठीक है, कंप्लेंट तो फाइल होनी थी क्योंकि झूठी थी, मगर जो ऑफिसर्स उसके साथ थे, फिर वही बात हुई कि बाद में जब मैंने अपने लोगों को फिर सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकाली, उसका मोबाइल निकाला, मोबाइल पकड़ा, और ऊपर के जो अधिकारी बैठे थे वो फटाफट उसको बचाने में आ गए। और आप ये देखिए कि शनिवार को मैंने उसका मोबाइल पकड़ा था और सोमवार सुबह मेरे ऑफिस आने से पहले उसके ट्रांसफर ऑर्डर 2 नंबर से निकल के 1 नंबर जेल में भेज दिए गए। खुले में इस तरह से मिली भगत और नेक्सस पूरा जो था उनका मॉडस ऑपरेंडी अंदर भी चलता फिरता रहता था। नीचे के जो अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो सिर्फ एक शोकेस बन के रह गए। लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं, जब आप कंप्लेंट करते थे तो क्या आपकी सुनवाई नहीं होती थी? हमने ये भी सुना है कि आप लोगों को तो कैदियों की अंडर गारमेंट ढूंढने के लिए कह दिया जाता था कि साहब आप जाइए ढूंढ के आइए इनकी अंडर गारमेंट कहाँ है, सीसीटीवी चेक कराइए। वो मेरे ही टाइम में था कि जब मैं 11 नंबर जेल में था तो यूपी के एक और गैंगस्टर थे जिनके मेरे से ऊपर के अधिकारी हैं, उनसे बड़ी अच्छी बातचीत थी। तो अब क्या था कि वो गैंगस्टर रोज आके बैठ जाता था सुपरिटेंडेंट के कमरे में, तो वो ये सुपरिटेंडेंट उसको चेक करके बताता था कि देख तेरा जो लोकेशन है वार्ड का, जो बेड है तेरा, ये कैमरे की इस एरिया तक आता है। मगर चेक कौन कराए, क्योंकि सुपरिटेंडेंट तो टेक्निकल होता नहीं था, तो वो क्या करते थे, ऊपर से जो टेक्निकल टीम का एक कोई आदमी होता था उसको बुलाते थे कि यार ये खोल के बता, और ये बता कि इसके जो गैंगस्टर के जो बैरिक का जो कैमरा लगा हुआ है या इसका अंडरवियर टंगा हुआ था, ये कहाँ खो गया और कौन उठा के ले गया। सो दैट वो जब क्लोज करके उसको बताता था तो वहां से पता चलता था कि यार ये कितने, तो वो उसने फिर अपने ना 2 बेड रखे हुए थे बैरिक के अंदर, एक दिन में इधर बैरिक पे सोता था और रात को दूसरे बेड पे सोता था, सो दैट के, और फिर रात को वो क्या करता था कि मच्छरदानी के ऊपर चादर डाल देता था और इतनी मच्छरदानियां लगवा देता था बैरिक के अंदर कि कैमरे की लोकेशन और क्या कैमरा धुंधला हो जाता था, मतलब अंदर दिखता ही नहीं। मच्छरदानी के ऊपर आपने चादर डाल दिया तो पूरा आपका रूम कवर हो गया। अब कौन आदमी क्या कर रहा है और कैसे सो रहा है ये तो आप बंद वार्ड में से बाहर से नहीं देख सकते ना। तो ऐसी चीजें थी, बहुत सारे रहे। वही गैंगस्टर बाद में मेरे पीछे एक लगा दिया गया हेडक्वार्टर से कह के कि इससे तंग करो, स्टार्टिंग डिमांडिंग के मेरे को 3 लाख रुपए दो। अरे मैं किस बात के 3 लाख रुपए दूं भैया, कि नहीं अगर आपको ट्रांसफर करानी है यहाँ से तो आपको 3 लाख पे करना पड़ेगा। तो थैंक गॉड कि मेरे पास मेरा मोबाइल था, मैंने कहा ये देखो भाई, अगर मेरे अकाउंट में 3 लाख होते तो मैं जरूर कोशिश करता कुछ करने की, मगर यहाँ 3 लाख है ही नहीं, तो मैं दूं किस बात के बताओ, और वो भी यहाँ से निकलने के लिए। कोई बात नहीं, जब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, जेल के भीतर इतनी सारे भ्रष्टाचार होते रहते थे, जेल मैनुअल के खिलाफ कार्रवाई अंदर चलती रहती थी। वर्तमान समय की बात की जाए तो अभी भी तिहाड़ जेल के भीतर ऐसी गतिविधियां चल रही हैं क्या? आज भी वहां पर भ्रष्ट ऑफिसर तैनात हैं? भाई साहब 5 साल में, पिछले 5 साल में मैं बता रहा हूँ ना कि 21 से ऑनवर्ड जो सड़क यूं जाती थी वो आज यूं आ गई भाई साहब। मतलब आप रहेंगे कि ऐसे ऐसे तरीके आ गए, ऐसे ऐसे आ गए। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये एक कोई नमक की थैली है जो कि ये
राजस्थान में से कहीं से मंगाया गया, जो कि 10 रुपए का थैली, नमक का थैली है, ठीक है, ये लोकल है कोई, ठीक है जी। और भाई साहब इसकी हालत ये है, नमक की ऐसी है, आप हैरान रह जाएंगे कि फर्श पे पानी डाल के इसकी एक मुट्ठी नमक डाल दीजिए, ये गलता नहीं है भाई साहब। तो अगर नमक फर्श पे नहीं गलेगा पानी में, तो ये आदमी के पेट में कहां से गल जाएगा यार। कैदियों के साथ ऐसा उनको खाने का सामान दिया जाना। लांगरी आता था, कहता था कि साहब 3 घंटे हो गए दाल को, एक पर्टिकुलर दाल को मैंने रखा हुआ है गलने के लिए, वो गल ही नहीं रही है। तो वो सोचिए वो पेट में जाके क्या असर करती हो। बिल्कुल, आप लगातार आवाज बुलंद करते रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ। करीब 34 साल आपने सेवा दी तिहाड़ जेल के भीतर और तमाम चीजों को आपने देखा है बहुत ही करीबी से। आपने आज तमाम खुलासे भी किए हैं, लॉरेंस बिश्नोई से लेकर के राम सिंह तक आपने चर्चा की। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। और यकीन मानिए ये सब चीजें बोलता रहा हूं और बोलता रहूंगा, और इसी वजह से 1 साल तक मुझे जानबूझ के मेरा प्रमोशन नहीं दिया गया। ड्यू होने के बावजूद, सब चीजें होने के बावजूद नहीं दे रहे। जाओ उखाड़ लो जिसका जो उखाड़ना है, क्योंकि सीट पे बैठा हुआ है एक अफसर, अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल है कि जाओ नहीं करेंगे, कागजों में ही लिख के लिपापोती तो करनी है, वो आज भी कर रहे हैं, बस नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार तक ये आवाज पहुंचेगी और इस पर जो है त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी, और सुरक्षा से लेकर के भ्रष्टाचार तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तिहाड़ जेल प्रशासन को एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। विशेष जी आप हैरान रह जाएंगे कि NHRC से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से लेके CM से लेके LG तक से DG प्रिजन्स को और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तक को मैंने एक नहीं 2 3 ईमेल लिखी कि मेरे साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। मेल है, कोई सुनवाई नहीं है, तो है, मेल है ये हमारा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली सरकार अब जागेगी और जो कार्रवाई है जेल प्रशासन को वो सुनिश्चित करने को कहेगी, और जो भी कार्रवाई भीतर हो वो जेल मैनुअल के मुताबिक ही हो, हम इसकी उम्मीद करते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।